हेलो दोस्तों। तो चलिए अब जो है हम AS20 में अपना जो लास्ट टॉपिक बाकी था उसे कंप्लीट करते हैं AS20 में। ठीक है, अर्निंग पर शेयर जो आपका AS20 है उसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट तो कवर कर लिए, बस एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, डिल्यूटेड आपका EPS का। ठीक है, सबसे पहले हम जितना पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में वो सबसे पहले देख लेते हैं ताकि हमें जो है वो रिकवर हो जाए पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है कि जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसे डिवाइड करना है वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स से तो डिवाइड करना है, लेकिन वो कौन से होने चाहिए, वेटेड एवरेज के हिसाब से। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले तो यही समझा कि भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, उसके बाद बेसिक ईपीएस हमने निकालना सीखा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने कवर करने के लिए दो इलुस्ट्रेशन देखे आईसीए मॉड्यूल के, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2, जिसमें हमें ये पता चला कि वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं। इलुस्ट्रेशन 1 ने हमें बताया कि आपको डिफरेंट शेयर्स दिए जाते हैं मंथ के हिसाब से, कि 1 जन को, 1 जुलाई को, 1 सितंबर को इस तरीके से इशू किए गए हैं और आपको उस तरीके से मंथ की कैलकुलेशन करनी होती है बस। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है वो पुट कर देने थे 2200। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने एक पॉइंट और समझा, देखा कि हमने अगर क्वेश्चन में पेड अप अमाउंट भी गिवन हो इसी के साथ, ठीक है, कि 2000 इशू किए 10 रुपये वाले 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये हमें मिल चुके हैं, पेड अप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 600 है, 10 रुपये वाले हैं लेकिन 5 रुपये पेड अप है, 5 रुपये अभी बाकी है। तो उसके हिसाब से हमें जो है रेशियो निकालना पड़ता था कि 600 में जितना पेड अप अमाउंट है उसके हिसाब से वो इक्विवेलेंट कितने बन रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने ये देखा। ठीक है, और उसे इक्विवेलेंट करने के बाद हम मंथ की कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके से। क्लियर। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में एक पॉइंट ज़्यादा था जो हमने देखा। इसके बाद हमने देखा इलुस्ट्रेशन नंबर 3। इलुस्ट्रेशन नंबर हमने 3 देखा, ये यहाँ पे एडजस्टेड ईपीएस वाला। ठीक है, जहाँ पे हमने बेसिक ईपीएस को भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मूला पुट किया और एडजस्टेड ईपीएस को भी समझ लिया। बेसिकली एडजस्टेड ईपीएस क्या होता है, एडजस्टेड ईपीएस जो है वो पुराने ईयर, जो प्रीवियस ईयर होता है जिनकी कंपैरिजन हो रही है, फॉर एग्जांपल 2002 की बात हो रही है, 2001 की बात हो रही है। ठीक है, ये 2 ईयर की बात हो रही है, तो जो पुराना ईयर है उसकी कंपैरिजन में 2 में कुछ चेंजेस होते हैं प्रॉफिट में, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। एडजस्टेड ईपीएस निकालने का कारण होता है कि हम दोनों ईयर्स की कंपैरिजन इक्वली कर पाए। देखिए, होता क्या है इन रियलिटी कि आप जो है फॉर एग्जांपल 2001 की बात करें तो 2001 में आपने शेयर इशू किए थे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब 2002 में क्या हुआ कि जो शेयर इशू किए थे ये वाला, ये तो है ही है, 2002 में है, लेकिन प्लस आपने यहाँ पे बोनस इशू कर दिया जिसके बदले तो कोई पैसा नहीं मिलने है। बोनस इशू करने की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स तो डिवाइड बाई जो हमें बेसिक ईपीएस निकालते वक्त आप जो नंबर ऑफ शेयर्स लेते वो तो डिवाइड बाई में इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि और इशू की है वो भी फ्री में, तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में तो कोई बढ़ेगा नहीं अमाउंट, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो इसकी वजह से ईपीएस में थोड़ा सा बड़ा चेंजेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंपैरिजन करना ही गलत हो जाता है, क्योंकि 2001 में तो हमने कोई फ्री शेयर इशू किए नहीं थे, 2002 में फ्री शेयर इशू कर दिए। हाँ, इसके बदले पैसे लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाता, तो कंपेरिजन हो सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोनस इशू कर दिया फ्री में, तो फ्री शेयर्स का मतलब होता है बोनस इशू कर दिया, तो यहाँ पे पैसे नहीं मिले। अब पैसे नहीं मिले तो इन दोनों की कंपैरिजन करना थोड़ा सा गलत हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। एडजस्टेड ईपीएस 2001 के लिए निकाल लेते हैं। एडजस्टेड ईपीएस में क्या होता है कि ये जो फ्री शेयर्स आपने जितना इशू किया, जितना फ्री शेयर्स है, ठीक है, पेड है वो नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट इशू किया तो राइट में कुछ चीज़ें पेड होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसके लिए इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है, हमने देखा था लास्ट टाइम, उसको भी आता हूँ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इलुस्ट्रेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 में जितना भी फ्री शेयर इशू किया था उसी फ्री शेयर्स को लेकर 2001 का एक एडजस्टेड ईपीएस निकाला जाए, जिसके लिए हम कंपैरिजन कर सके 2002 से। तो यहाँ पे हमने देखिए फ्री शेयर्स लिया था, बाकी सब कुछ सेम थे, नेट प्रॉफिट थे, डिवाइड बाई जो वेटेड एवरेज शेयर्स जितने अवेलेबल थे वो लेना है, इशू मतलब कि ये वाले, और प्लस फ्री शेयर्स आपको यहाँ पे भी लेना है, तब भी आपको जो है रियल ईपीएस मिलेगा, जिसकी वजह से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में हमने
राइट इशू के बारे में देखा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ये वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें फ्री शेयर्स मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बोनस की बात करी गई थी। तो जितना भी था वो सारा का सारा फ्री पार्ट था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। इलस्ट्रेशन 4 में जो है थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया गया। इलस्ट्रेशन 4 में राइट इशू के बारे में बताया। अब राइट इशू में क्या होता है कि सारा का सारा फ्री अमाउंट नहीं होता। राइट इशू में कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 रुपये में हमने इशू किया था, मतलब कि 15 रुपये पर शेयर तो हमें मिले हैं। हमें इसमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, जब भी आपको राइट इशू का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, राइट इशू, राइट इशू का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आप जो है राइट वैल्यू निकालिए। राइट वैल्यू, राइट वैल्यू कैसे निकलती है, हमने यहाँ पे देखा था कि राइट वैल्यू ये है, वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है। इसको क्यों निकालना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली शेयर्स की अमाउंट कितनी है और कितने में इशू किया, मतलब कि फ्री पार्ट कितना है। तो पर शेयर 5 रुपये फ्री पार्ट है, क्योंकि 20 रुपये का शेयर 15 रुपये में दिया गया है, तो 5 रुपये ऐसे ही हमने जो है फ्री में दे दिए, ठीक है। तो 5 रुपये का पर शेयर के हिसाब से फ्री पार्ट है, ठीक है। इसकी वजह से ही हम जो है एक तरीके से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे और तभी पता चलेगा कि इसमें कितना फ्री पार्ट है और कितना पेड पार्ट है, ठीक है। इसलिए स्टेप नंबर 1 वैल्यू ऑफ राइट निकालिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 आप करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट, शेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये स्टेप आपको समझाना चाहता हूँ कि इक्विवेलेंट आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था कि टोटल 1 लाख हमने इशू किए, राइट इशू किए, लेकिन उसे 15 रुपये के हिसाब से किए, लेकिन है कितनी वैल्यू, 20 रुपये। देखिएगा यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फेयर वैल्यू ले लेते हैं, 21 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया होता है 21, ठीक है, फेयर वैल्यू। तो राइट की जगह 21 ले लेते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि 21 मतलब कि 6 रुपये फ्री में दिए है ऐसा सोच लेते हैं। यहाँ पे कंपलसरी राइट वैल्यू लेनी है, जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फेयर वैल्यू नहीं लेनी है। फेयर वैल्यू 21 है, राइट वैल्यू 20 है, जो कि हमें ये लेना है, ठीक है। तो राइट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से यहाँ पे इक्विवेलेंट शेयर्स निकालेंगे कि अगर 1 लाख जो शेयर्स है, एक की वैल्यू 20 रुपये के हिसाब से, तो 15 के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 75,000 जो ये अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स है, ये पेड पार्ट है, मतलब कि इसके बदले पैसे पूरे पूरे मिल चुके। 25,000 शेयर्स है वो फ्री पार्ट है, तो जो फ्री पार्ट है उसका रेलिवेंस एडजस्टेड ईपीएस में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये बेसिक ईपीएस पूछा नहीं था, हमने बता दिया कि भाई बेसिक ईपीएस 2001 का, 2002 के लिए हमने कैलकुलेशन करके दे दिया कि 5 लाख यहाँ पे आपके शेयर है, 12/12, 75,000 आपका यहाँ पे पेड है, पेड पार्ट है, तो मंथ की कैलकुलेशन होगी, और जो फ्री पार्ट है उसमें कभी भी मंथ की कैलकुलेशन नहीं आती, तो यहाँ पे मंथ की कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर एडजस्टेड ईपीएस पूछा जाए, तो एडजस्टेड ईपीएस भी आप निकाल सकते हैं। 2001 का एडजस्टेड ईपीएस निकालें तो देखिए प्रॉफिट जितना है वो तो रहेगा, 1 लाख आपका 11 लाख है, 11 लाख है, 11 लाख प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा जितना है। अब यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये वाली है, यहाँ पे डिवाइड बाय अगर आप देखें तो 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हुए थे, वो तो रहेंगे, प्लस फ्री पार्ट लेना है, प्लस फ्री पार्ट, ठीक है। तो फ्री पार्ट मतलब कि 2002 में ऐसे कितने शेयर्स है जो आपने फ्री में इशू किए, जिसके बदले कोई पेमेंट नहीं थी, तो वैसे तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 शेयर्स है। 75,000 शेयर्स तो पूरे के पूरे पेड है, पेड नहीं लेना, पेड के बदले तो आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी वजह से ईपीएस तो जितना इंक्रीज होना है वो तो इन रियलिटी होगा। लेकिन जो फ्री शेयर्स इशू है, फ्री शेयर्स की वजह से जो है यहाँ पे कंपैरिजन गलत होती है, इसलिए हम यहाँ पे फ्री शेयर्स को जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 11 लाख डिवाइड बाई 5,25,000, तो यहाँ पे 2.5
0.0952 या फिर 2.10 भी कह सकते हैं, ये आपका आंसर। ये एडजस्टेड ईपीएस आ गया, एडजस्टेड ईपीएस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो जो पूछी गई थी हमने सारी बता दी। एडजस्टेड ईपीएस बता दिया, बेसिक ईपीएस बता दिया, और आपको जो है 2001 का भी बेसिक ईपीएस हमने बता दिया। यहाँ पे आप सारे के सारे आंसर देख सकते हैं। बेसिक ईपीएस, यहाँ पे कैलकुलेशन 2.20, यहाँ पे हमारा आंसर आया 2.20। इसके बाद एडजस्टेड ईपीएस, जिसे हम रीस्टेटेड ईपीएस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड को कन्फ्यूज़ नहीं होना, रीस्टेटेड ईपीएस भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2.10, तो यहाँ पे भी हमारा 2.10 आंसर है। और यहाँ पे आपका जो है ईपीएस जो 2002 के हिसाब से वो हमारा है 2.55। ठीक है, तो ये रहा आपका 2.55 ईपीएस। ठीक है, तो ये सारे आंसर हमारे मैच हो जाते हैं। इस तरीके से आपको सोल्व करने का तरीका है। तो स्टेप नंबर 2 हमने जो बताया कि इक्विवेलेंट शेयर्स की कैलकुलेशन करिए, और स्टेप नंबर फिर तो आप जो है फॉर्मूले में पुट करिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका जो है एक तरीके से फॉर्मेट रहा सॉल्व करने का। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका फॉर्मेट। चलिए, अब एक ही पॉइंट बाकी है, डिल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं, डिल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिल्यूटेड ईपीएस जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसी पॉइंट पे, डिल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। डिल्यूटेड ईपीएस, देखिए डिल्यूटेड ईपीएस ऑलमोस्ट आपका एडजस्टेड ईपीएस जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, हम यहाँ पे क्या करते हैं डिल्यूटेड ईपीएस में, कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर आज हमारे पास फॉर एग्जांपल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। ठीक है, हो सकता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस भी हो, एक एक करके बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है हमारे पास, जो कि 5 साल बाद, 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब यही होता है कि कभी ना कभी वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड बता दिया कि 5 साल बाद है। ठीक है, 5 साल बाद ये कन्वर्ट होने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें आज ही अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो हमारा इसका इफ़ेक्ट जो है अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो इसका इफ़ेक्ट ईपीएस में कितना पड़ेगा, मतलब कि हमारा ईपीएस कितना होगा, वो जानने का तरीका, मतलब कि डिल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, डिल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है उसकी वजह से हमारा ईपीएस में क्या इफ़ेक्ट आएगा, मतलब कि हमारा न्यू ईपीएस क्या आएगा, वो जानना, मतलब कि हमारा यहाँ पे डिल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, डिल्यूटेड ईपीएस का यही मतलब होता है, यही यूज़ होता है कि हम फ्यूचर में कभी ना कभी इसे कन्वर्ट करने वाले, जिसकी वजह से ईपीएस में फ़र्क पड़ेगा, जो हम आज जानते हैं। बेसिकली ये डिल्यूटेड ईपीएस क्यों, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये इन्वेस्टर के लिए होता है, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, क्योंकि उन्हें फ्यूचर का भी देखना पड़ता है कि फ्यूचर में ईपीएस कितना रहेगा, कंपनी की अर्निंग कितनी रहेगी, क्या कोई कंपनी के पास बोरोइंग है, क्या मतलब कि कोई कन्वर्टिबल चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को देखनी पड़ती है। तो बेसिकली इन रियलिटी ये डिल्यूटेड ईपीएस जो है वो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हमें नहीं देखना, हमें तो सिंपली यहाँ पे डिल्यूटेड ईपीएस निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, क्या ज़रूरत होती है ये फिर आप प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे तो सिंपली ईपीएस आपको कैसे निकालना है वो चीज़ें पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसके बाद मैं आपको नोट्स पे जाता हूँ। देखिए नोट्स में आपको बाद में लिखवाता हूँ। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, कहता है कि नेट प्रॉफिट आपका 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 शेयर्स, 50 लाख शेयर्स, और बेसिक ईपीएस इस बार आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं भी गिवन होता तो हम निकाल लेते। बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट कितना है 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख 2 आंसर आ जाता। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस गिवन है, नहीं भी गिवन होता तो ऐसे ही निकाल लेते।
इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ जो है 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दिए, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब कि कभी ना कभी इक्विटी शेयर्स में वो ट्रांसफ़र होने वाले। तो यहाँ पे आपको कह रखा है कि 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 100 रुपीज़ वाले, ठीक है। तो अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देना, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि जो कन्वर्ट होंगे डिबेंचर्स वो कैसे कन्वर्ट हो गए, तो कहता है कि ईच डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट होगा 10 इक्विटी शेयर्स में। मतलब कि एक डिबेंचर्स के बदले हमें 10 इक्विटी देने होंगे, ठीक है। 10 इक्विटी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 लाख डिबेंचर्स है तो उसके बदले कितने इक्विटी दिए जाएंगे, 10 लाख, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको गिवन है 12 लाख और आपको कहा है कि टैक्स जो है वो 30% के हिसाब से 3,60,000 बन रहा है। तो ये अमाउंट भी देने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही दिया है। बाकी 30% सिर्फ और सिर्फ दिया होता तो हम निकाल लेते, क्योंकि 30% किस पे लगता है, जो भी आपका अमाउंट है उस पर, ठीक है। कितना अमाउंट है 12 लाख, तो 12 लाख का 30% कितना होता है 3,60,000। तो इंटरेस्ट तो टैक्स इतना ही बनेगा इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट कितना बन रहा है 3,60,000। तो ये अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, बेसिक ईपीएस ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन होता तो हम निकाल लेते, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको गिवन है और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट चेक कर लूँ कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो क्या सही है कि नहीं, ठीक है। ये भी चेक करना पड़ता है इंटरेस्ट का अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमें चेक करना पड़ता है, दिया है मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट इतना ही होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इंटरेस्ट का अमाउंट किस तरीके से गिवन है। इसका रेलिवेंस आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रेलिवेंस नहीं बन रहा है, लेकिन हमें चेक हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा है कि 1 लाख डिबेंचर्स है 100 रुपीज़ वाले, तो 1 लाख इंटू 100 और इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा 12% के हिसाब से, तो इंटू 12%। तो यहाँ पे आपका 12 लाख इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 12 लाख है, तो ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख इंटरेस्ट बन रहा था और 12 लाख इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, तो अब क्या करना है तो हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 12 लाख इंटरेस्ट बन रहा था, यहाँ पे 12 लाख इंटरेस्ट गिवन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पूछा है डिल्यूटेड ईपीएस निकालिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है डिल्यूटेड ईपीएस निकालना। डिल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डिल्यूटेड ईपीएस के फॉर्मूले में ज़्यादा फोकस करने लायक कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो अवेलेबल है वो तो लेना ही लेना है। नेट प्रॉफिट जो अभी करंटली आपका नेट प्रॉफिट है वो, और करंटली जो आपके पास शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है, इसमें ऐड करना है। अब ऐड क्या करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जो है कन्वर्टिबल नंबर ऑफ इक्विटी, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लेना है। जितने भी कन्वर्ट होने वाले, कन्वर्ट होने के बाद कितने शेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात करें तो इसने कहा था कि भाई एक शेयर्स के बदले 10 देंगे इक्विटी, एक डिबेंचर्स के बदले 10 शेयर्स देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 लाख। तो 10 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे ऊपर क्या लेना है, ऊपर आपको ऐड क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है कि ये कन्वर्टिबल अगर आज हो जाता है तो उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है क्या। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो लेना है, वरना नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ लिखवा दूँ कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बारे में मैं लिखवा दूँ कुछ यहाँ पे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात करें या फिर अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग या फिर प्रॉफिट, इसके बारे में देखिए किस तरीके से। बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे 3-4 चीज़ें ही दी जाती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दी जाती है आपको जो है फर्स्ट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे दी जाती है
सेकेंड चीज़ आपको दी जाती है कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस, ठीक है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस। और तीसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट आपको जो है ई शॉप दिए जाते हैं। ई शॉप का बेसिकली आपके पास में चैप्टर है। ई शॉप का मतलब होता है आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हम स्टॉक ऑप्शन देते हैं परचेज़ करने के। बेसिकली हम इसे राइट शेयर्स की तरह ही होते हैं कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट देते हैं कि अगर वो टारगेट अपना कंप्लीट कर देते हैं तो हम उसे जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से जितना भी अमाउंट चल रहा होता है उससे कम दाम में अपने शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में 200 रुपीज़ चल रहा है तो हम उन्हें जो है कितने में प्रोवाइड करते हैं, उससे सस्ते में 200 रुपीज़ चल रहा है हम 100 रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे। ऐसे यहाँ पे लालच दी जाती है एम्प्लॉय को, जिसे हम कहते हैं ई शॉप, ठीक है। इक्विटी आपका जो है यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हम जो है इक्विटी प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक ऑप्शन, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन इन्हें प्रोवाइड करते हैं जो सस्ते दामों में वो परचेज़ कर लगते हैं। लेकिन कब परचेज़ कर पाएंगे, जब उनका जो है क्राइटेरिया मीट हो जाता है। बेसिकली इसके लिए चैप्टर है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तो सिंपली आपको ई शॉप दिए जाते हैं, इतना ही याद रखना है। अब देखिए इससे होने वाली अर्निंग हमें याद रखनी है कि इससे क्या क्या अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको लिखवा दूँ सबसे पहले। देखिए अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की बात है तो उससे क्या मतलब कि आज अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे क्या हमारा फ़ायदा होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर डिबेंचर्स आज ही कन्वर्ट हो जाएंगे तो 5 साल बाद होने वाले थे जो आज हो जाएंगे, ठीक है। 5 साल बाद डिबेंचर्स कन्वर्ट होने वाले थे जो आज हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है 5 साल का मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा। क्या इंटरेस्ट, अगर वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो हमें सीधी सी बात है इंटरेस्ट अब से पे करना नहीं पड़ेगा। अगर कन्वर्ट कर दिया तो इंटरेस्ट ख़त्म, अब देना ही नहीं है। तो ये खर्चा बच गया, एक तरीके से अर्निंग हो गई, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट का एक तरीके से अर्निंग होता है। अब एफएम के अंदर एक और चीज़ पढ़ के आते हैं कि अगर डिबेंचर्स इशू करते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कैसे? क्योंकि इस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट आपका पीएनएल में जाता है और पीएनएल की वजह से उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जिससे आपका जो है प्रॉफिट कम आता है और आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है, ठीक है। ये खर्चा दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम आता है, टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिलता था जो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही कन्वर्ट कर दे रहे हो तो फ्यूचर में अब उसका टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है आपको। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि अर्निंग एक तरीके से है, ठीक है। तो सामने यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपकी अर्निंग को कम करेगी, वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट टैक्स बेनिफिट जो लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो आपकी अर्निंग को थोड़ा सा कम कर देगा। तो जितनी भी इंटरेस्ट की अर्निंग है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की अर्निंग जो है वो टोटल आपकी हो जाती है 12 लाख, ठीक है। क्योंकि अब 12 लाख पे करना नहीं है, 5 साल के मिला के 12 लाख अमाउंट हो रहा था जो आपको पे करना पड़ता, लेकिन आज आपने कन्वर्ट कर दिया तो 12 लाख बच गया। उसकी वजह से आपका जो है 3,60,000 फॉर एग्जांपल आपका जो है टैक्स है जो बच सकता था, मतलब कि आप जो है इससे अपनी बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। तो इन शॉर्ट ये माइनस कर देंगे तो नेट बेनिफिट कितना हुआ वो लेना है, ठीक है, नेट बेनिफिट, ओके। इसके बाद इसे मैं रिपीट करूँगा अभी इलस्ट्रेशन के साथ, यहाँ पे मैं सिंपली आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रिपीट होगा ये सारी चीज़ें। कन्वर्टिबल अगर प्रेफरेंस शेयर है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप देखें तो क्या चीज़ होती है, हम क्या पे करते हैं, टाइम टू टाइम हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है जो अब पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें तो फिक्स डिविडेंड पे करना ही पड़ता है। तो ये डिविडेंड की एक इनकम हमारी हो जाएगी, क्योंकि अब उसे पे नहीं करना पड़ेगा अगर आज हम इसे कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो डिविडेंड एक इनकम बच जाएगी। क्या टैक्स बेनिफिट प्रेफरेंस शेयर्स में मिलता है? नहीं।
टैक्स बेनिफिट ओनली एंड ओनली डिबेंचर्स में मिलता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। डिविडेंड आपका कोई एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, ठीक है, तो वहाँ पे कभी भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ है, डिविडेंड की अर्निंग जो आपकी बच जाएगी तो आप उसे ऐड करेंगे। इसके बाद ईसॉप। ईसॉप का मतलब होता है एक तरीके का राइट शेयर ही, आप कॉन्सेप्ट राइट शेयर का ही अप्लाई होता है, ठीक है, कि हम कम दाम में, ठीक है, जितना भी मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस पे हम इसे इशू कर देते हैं। तो जितना यहाँ पे फ्री पार्ट है वो हमें लेना होता है क्योंकि वही हमारा खर्चा है। लेकिन ईसॉप की वजह से आज इशू करें या फिर 5 साल बाद इशू करें, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट। और कोई लॉस भी नहीं है, ठीक है, नो लॉस। लॉस भी कोई नहीं है, आज इशू करते हैं कल इशू करेंगे, इससे कोई हमें लॉस भी नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा था जिसका लॉस हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, क्योंकि इस शॉप पे हमें कुछ भी पे नहीं करना होता है। सिर्फ हमें डिक्लेयर करना होता है कि अगर आप क्राइटेरिया मैच कर देते हैं तो 5 साल बाद ले जाना। तब तक हमें कोई इसे पेमेंट नहीं करना होता है, डिविडेंड वगैरह नहीं देना होता है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना होता है। तो इस शॉप पे कोई से भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होता। ये चीज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने पॉइंट पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको जो है ये आपको बना के दे दिया है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 थे हम, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए यहाँ पे डिल्यूटेड ईपीएस पूछा है। डिल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला मैंने बताया कि जो नेट प्रॉफिट है वो लीजिए, डिवाइड बाय शेयर्स जो अवेलेबल है सबसे पहले वो तो ले लीजिए। बेसिक ईपीएस जो निकालते हैं, बेसिक ईपीएस तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। बेसिक ईपीएस मतलब कि यही है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर अवेलेबल। बेसिक ईपीएस का प्लस पॉइंट में कुछ यहाँ पे ऐड वगैरह करते हैं तो डिल्यूटेड ईपीएस मिलता है। क्या ऐड करते हैं, जो फ्यूचर में हम वगैरह कमाने वाले अर्निंग है, लॉस है वगैरह ऐड माइनस करते हैं। तो देखिए तो बताइए, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ डिल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस, ठीक है। कैसे निकलता है, ऊपर नेट प्रॉफिट लेना है जो अवेलेबल है अभी, वो तो लेना ही लेना है, 1 करोड़ है, ठीक है। डिवाइड बाय हमें क्या करना है, प्रॉफिट आपका जो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो यही है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50 लाख, तो 50 लाख, ठीक है। इसमें ऐड करना है दोनों तरफ। क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या आप जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है। तो डिबेंचर्स के केस में क्या कोई अर्निंग बच रही है आपके पास में, या फिर कोई खर्चा है जो हो रहा है, मतलब कि कोई लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ऊपर ऐड करनी है और नीचे आपको क्या करना है, शेयर्स की कितने शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे शेयर्स कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के बदले 10 इक्विटी देने वाले हैं और टोटल है 1 लाख डिबेंचर्स। तो 1 लाख डिबेंचर्स है तो कितनी इक्विटी हो जाएंगे, 10 लाख इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे तो नीचे आपका 10 लाख और इंक्रीज हो जाएंगे, 10 लाख इक्विटी, ठीक है। और ऊपर आपको इसकी वजह से क्या कोई अर्निंग हो रही है, क्या कोई आपके जो है लॉस हो रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लेना है। अर्निंग है तो ऐड करना है, लॉस है तो माइनस करना है। तो देखिए अर्निंग में तो एक ही चीज़ होती है डिबेंचर्स के केस में। क्या मैंने कहा, अर्निंग क्या क्या होती है, अर्निंग सिर्फ एक ही होती है, आपका इंटरेस्ट अर्निंग, ठीक है। लेकिन टैक्स बेनिफिट लॉस भी होता है आपको डिबेंचर्स के केस में। तो आपको ये 2 चीज़ लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट की कितनी अर्निंग है, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट 12 लाख था जो हमें अब पे नहीं करना पड़ेगा, तो 12 लाख ये ऐड कर दूंगा, अर्निंग है तो ऐड करूँगा। इसी के साथ कुछ लॉस भी होता है डिबेंचर्स के केस में। डिबेंचर्स के केस में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो लॉस हो जाता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स बेनिफिट कितना था, 3,60,000, वो लॉस हो जाएगा। लॉस है तो माइनस करेंगे, 3,60,000 माइनस, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 करोड़ है, प्लस 12 लाख और माइनस 3,60,000 डिवाइड बाई 60 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपकी आ जाएगी, पर शेयर अर्निंग 1.8066, इस तरीके से 6 बार है, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे राउंड फिगर भी लिख सकते हैं 1.81, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डिल्यूटेड EPS। ओके, तो ये आपका आंसर ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर आ रहा है 1.81, ठीक है, जो हमारा मैच करता है। आपको सिंपली फार्मूला लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दिया। ये फार्मूला आपको लिखना होगा, आप फार्मूला लिखिए और उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। फार्मूला आप अपने तरीके से लिखिए, क्योंकि ICA मॉड्यूल में किसी भी तरीके का यहाँ पे फार्मूला एग्जैक्ट नहीं गिवन है। ये तो मैंने अपने तरीके से डिल्यूटेड EPS का फार्मूला लिखवा दिया। यहाँ पे ICA मॉड्यूल आप देखिए तो सॉल्यूशन में भी फार्मूला नहीं लिखता है, इसका कोई फार्मूला बेसिकली एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पे नहीं गिवन है। तो आप भी अपने एग्जैक्ट फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती, बस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फार्मूला लिखिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आपको डिल्यूटेड EPS पे ही गिवन है, डिल्यूटेड EPS पूछा है। देखिए, कहता है नेट प्रॉफिट आपका 12 लाख है और जो आपका वेटेड एवरेज ऑफ शेयर जो है वो 5 लाख है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ गिवन है। अगर EPS पूछा जाए तो EPS तो ऐसा ही निकाल देंगे, कितना है भाई 12 लाख आपके अमाउंट है नेट प्रॉफिट और 5 लाख शेयर्स है, तो 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, EPS तो ऐसा ही निकाल देंगे यहाँ पे 2.4, ठीक है। EPS अगर पूछा जाए तो EPS तो वैसे ही निकाल लेंगे 2.4 है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में उन लोगों ने दे रखा था EPS, यहाँ पे आप देखें तो 2, अगर नहीं गिवन होता तो भी मैंने दिखा दिया था कि हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे नहीं गिवन था, हमने निकाल दिया ये, लेकिन पूछा जाए तो ही निकालना पड़ता है, वरना नहीं। EPS पूछा जाए क्वेश्चन में तो हमने निकालना होता है। यहाँ पे अगर देखें तो कंप्यूट बेसिक EPS भी पूछा है तो 2.4, चलिए वो तो निकाल दिया, काम खत्म। इसके बाद आपको पूछा है डिल्यूटेड EPS, तो इसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या इशू किया है, क्या क्या कन्वर्टेबल है। तो कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स, कहता है 20 रुपीज़ है, फेयर वैल्यू है 20 रुपीज़, ठीक है, ओके। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है ये आपका ईशॉप है, ठीक है, जो हम एम्प्लॉय को देते हैं ईशॉप, वो ईशॉप है, ठीक है। मतलब कि इक्विटी शेयर जो हम यहाँ पे अंडर स्टॉक ऑप्शन में हम जो इशू करते हैं वो चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन, आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया जाए अंडर ऑप्शन, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ईशॉप का क्वेश्चन है, ईशॉप इशू होने वाले हैं, ठीक है। 1 लाख यहाँ पे शेयर्स है हम जो इशू करने वाले, 2.5 लाख यहाँ पे बता रखा है कि हम 1 लाख इशू करने वाले। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने घुमा के दिया था कि डिबेंचर्स तो इतने हैं और हम एक के बदले 10 देंगे, तो हमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा था 10 लाख का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली उन लोगों ने बता दिया कि 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। इसके बदले इसने कहा कि 1 लाख शेयर्स तो इशू करेंगे, लेकिन एक के बदले 15 रुपये हम लेने वाले हैं, मतलब कि 15 रुपये तो हमें रिसीव हो जाएंगे, 15 रुपये रिसीव हो जाएंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्री अमाउंट हमने फार्मूला देखा, फार्मूला में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि हम क्या लेते हैं। यहाँ पे जो फ्री वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रेड पेन से कि भाई यहाँ पे जो आप अमाउंट लेते हैं, जो फ्री वाला पार्ट लेना होता है, ठीक है। फ्री पार्ट, पेड पार्ट है उससे तो रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बदले तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है फ्री पार्ट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे जो फ्री पार्ट है वो हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स हम देंगे ईशॉप में, लेकिन इसने कहा कि 15 रुपये तो हमें मिल जाएंगे। ये इक्विटी, एक इक्विटी शेयर्स कितने के हिसाब से 20 रुपीज़। एक और चीज़ याद रखिए, ईशॉप में जो है आपको फेयर वैल्यू दी जाती है, वही लेनी है। राइट शेयर में फेयर वैल्यू नहीं लेते, राइट ऑफ वैल्यू निकालते, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए, जो मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रीवियस लिखवा दिया है, ठीक है, कि राइट शेयर है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेना, यहाँ पे आपको राइट ऑफ वैल्यू लेना पड़ता है। यहाँ पे ईशॉप है, राइट शेयर नहीं है, ठीक है। तो ईशॉप में तो हम डायरेक्टली 20 रुपीज़ लेंगे और यहाँ पे 15 रुपये के हिसाब से कवर भी करेंगे। तो 15 रुपये के हिसाब से कितना कवर हो जाएगा, पेड अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 75,000। 75,000 तो पेड अमाउंट है, पेड 75,000 पेड शेयर्स है, ठीक है, पेड। तो इससे रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत फ्री शेयर्स में है, ठीक है, फ्री शेयर्स के हिसाब से दिक्कत है। तो फ्री कितना हुआ 25,000, ठीक है, 25,000 फ्री है ये चीज़। तो बेसिक EPS तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब डिल्यूटेड EPS निकालते हैं। देखिए डिल्यूटेड EPS, ये EPS भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते एग्जाम में, आपको फुल फॉर्म लिखना है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है।
ऊपर आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट 12 लाख डिवाइड बाय आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। तो अभी अवेलेबल 5 लाख शेयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ईशॉप की बात है, तो ईशॉप जब हम अप्लाई करेंगे तब कितने शेयर्स हो जाएंगे, तो 1 लाख की आपकी इंक्रीज़ होगी, लेकिन 75,000 तो पेड है, उसके बदले तो पैसे मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड हमें कोई इशू नहीं है। इससे रिलेटेड ईपीएस में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे रिलेटेड पैसे भी हमें मिल जाएंगे, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे आती है, जो फ्री में इशू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री में इशू क्या हो रहा है, 25,000। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, फ्री वाले पार्ट यहाँ पे ऊपर के इलस्ट्रेशन में भी देखो कि डिबेंचर्स होते हैं, तो जब डिबेंचर इशू करते हैं हम, डिबेंचर्स के बदले इक्विटी इशू करते हैं, कन्वर्ट होता है, तब हम क्या कोई अमाउंट लेते हैं, नहीं। डिबेंचर जब कन्वर्ट हो जाते हैं तब हम यहाँ पे इक्विटी के बदले कोई अमाउंट नहीं लेते, इक्विटी फ्री में इशू करना पड़ता है, क्योंकि डिबेंचर जब हमने लिए होते हैं तब हमने पैसे ले लिए होते हैं डिबेंचर के बदले, इक्विटी तो फ्री में ही मिलते हैं, ठीक है, आपको कन्वर्ट होके। तो यहाँ पे 10 इक्विटी फ्री में ही मिलते हैं, तो हम पूरे का पूरा अमाउंट 10 लाख लेते हैं। लेकिन ईसॉप में क्या होता है, ईसॉप में कुछ अमाउंट लिया जाता है जब कन्वर्ट होता है, जब हम इशू करते हैं, ठीक है, तो कुछ अमाउंट लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं है। 75,000 हम इग्नोर करेंगे, 25,000 की हमें ज़रूरत है, क्योंकि फ्री वो पार्ट है जिसकी वजह से ईपीएस में बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि उसके सामने कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने ले लिया। और ऊपर क्या ऐड करेंगे, ऊपर अगर कोई फ्यूचर में इसकी वजह से अर्निंग होने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी उसका शॉर्टकट लिखवा रखा है। बताइए किसका केस है, ईपीएस का है, सॉरी डिबेंचर्स का है, प्रेफरेंस का है, या फिर ईसॉप का है। तो यहाँ पे केस है ईसॉप का, ठीक है। ईसॉप का केस है, इसने कहा कि भाई कोई भी बेनिफिट नहीं होता, कोई भी लॉस भी नहीं होता, ईसॉप में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ईसॉप में तो कुछ भी ऐड या फिर लेस करने लायक है ही नहीं, ठीक है, 0। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 5,25,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2.2857, जिसे हम राउंड फिगर 2.29 भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है। तो यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके ख़त्म होते हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे, ये नोट्स मैं आपको जो है टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, इसी के साथ में ये पीडीएफ, ये थोड़े से ये पेजेस जो है वो भी डाल रहा हूँ। आप अगर ये सॉल्यूशन कुछ वगैरह देखना पाए, ठीक है, तो देख सकते हैं, ये मैं इसी के साथ डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन है यहाँ पे इससे रिलेटेड, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक ईपीएस आपको निकालना है। आपको यहाँ पे कहा है कि कंपनी जो है 6 लाख टोटल इक्विटी शेयर्स है, लेकिन 10 रुपये वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पेड अप 5 रुपये के हिसाब से। तो आपको याद आना चाहिए जो मैंने आपको नोट्स लिखवाया है कि भाई पेड अप के हिसाब से आपको जो है इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट शेयर्स का यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि रिमेनिंग 5 रुपये भी हमने यहाँ पे कॉल्ड अप कर लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि सारे के सारे शेयर्स होल्डर ने जो है यहाँ पे अमाउंट दे दिया है, लेकिन एक शेयर होल्डर जिनके पास 60,000 इक्विटी शेयर्स थे उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट गिवन है 21,96,000, कहता है आफ्टर कंसिडरिंग जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर का 3,40,000, मतलब कि 3,40,000 कंसिडर ऑलरेडी इसमें कर रखा है। अब सीधी सी बात समझिएगा, हम जो यहाँ पे फॉर्मूले में अपने यहाँ पे फॉर्मूले में जो आपको पता ही है बेसिक ईपीएस के, नेट प्रॉफिट जो हम लेते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लेते हैं। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आपको फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आ रहे हैं कि सबसे पहले तो जो हम डिविडेंड देते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, ठीक है। तो टोटल कंपनी की जो अर्निंग होती है उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस होता है, फिर उसके बाद कोई अमाउंट बचता है तो वो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात करी गई। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने कहा है कि हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड बनता है वो ऑलरेडी माइनस करके ये अमाउंट दिखा रहे हैं, आफ्टर कंसिडरिंग है, ठीक है। मतलब कि ये डायरेक्टली अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही है,
ठीक है। अगर यहाँ पे बिफोर लिखा होता तो ये मुझे माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आफ्टर है, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी ये 3,40,000 माइनस होके ये आंसर आ रहा है 96,000। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिफोर होता तो ये मुझे माइनस करना पड़ता, तब जाके हमें पता चलता कि आपकी जो है अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अवेलेबल है। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको गिवन है कि 21,60,000, इसका कोई रेलेवेंस अब नहीं बनता क्योंकि आफ्टर है, ठीक है। तो 21,96,000 जो आपका नेट प्रॉफिट है। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय हमें करना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6 लाख है, लेकिन इसने कहा कि भाई 5 रुपये पेड अप थे, 5 रुपये भी मंगवा लिए, लेकिन 60,000 पे नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी कि 6 लाख इक्विटी शेयर्स है जिसके बदले हमने 10 रुपये मंगवाए भी, ठीक है। 6 लाख इक्विटी शेयर्स है जिसके बदले हमने पूरे 10 रुपये मंगवाए, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि 60,000 ऐसे शेयर्स है जिसने 5 रुपये नहीं दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसने कहा कि 1 अप्रैल जो है 2001 को हमने 5 रुपये मंगवा लिए, 5 रुपये पेड अप है, ठीक है। तो देखिए 6 लाख हमारे शेयर्स है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि 5 रुपये ही पेड अप है, वैसे इसकी 10 रुपये वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज लेना होता है कि भाई 5 रुपये पेड अप मतलब कि कितना परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालना पड़ता है। ऑलरेडी नोट्स में आपको लिखवा चुका हूँ, नोट्स में ये भी बता चुका हूँ कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आपको पेड अप गिवन हो, ठीक है। जो लिखवा चुका हूँ आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए, ठीक है। नोट्स नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, ठीक है। 5 रुपये आपके जो है पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज होगा, तो सीधी सी बात है टोटल वैल्यू 10 रुपये है, 5 रुपये पेड अप है, मतलब कि इसका परसेंटेज कितना होगा इंटू 100, 50%। तो 50% यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे हम। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये कैलकुलेशन इंटू 50% करना है, ठीक है। अब इस पे मंथ की कैलकुलेशन होगी क्योंकि ये पैसा मिला है इसके बदले, जहाँ पे पैसे मिलते हैं कंसिडरेशन होता है वहाँ पे मंथ की कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए मंथ की कैलकुलेशन 1 अप्रैल को इशू हुआ है, सीधी सी बात है। लास्ट आपका 31 मार्च एंड हुए, तो पूरे 12 महीने हैं, ठीक है। तो ये तो पूरे 12 महीने चला, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 1 अप्रैल ही है ना, एक बार चेक कर लूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आ रहा है 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स है, ठीक है। 3 लाख शेयर्स, ओके। इसके बाद यहाँ पे पूरे 12 मंथ चला, ये तो 5 रुपये पूरे 12 मंथ चला। फिर रिमेनिंग 5 रुपये हमने कब मंगवाए, तो कहता है 1 सितंबर को हमने बाकी के 5 रुपये मंगवाए, लेकिन 60,000 ऐसे शेयर्स है जहाँ पे हमें 5 रुपये नहीं मिले। तो मंगवाना कितने शेयर्स पे था, 6 लाख। 6 लाख शेयर्स पे ही 5 रुपये मंगवाए होंगे ना, सीधी सी बात है। पहले 5 रुपये मंगवा लिए थे, अब वापस से 5 रुपये मंगवा रहे हैं, तो 6 लाख शेयर्स है, ठीक है। 5 रुपये मंगवाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 5 रुपये इस पर मंगवाए। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ऐसे 60,000 शेयर्स है जिन्हें 5 रुपये मिले ही नहीं, जिनसे 5 रुपये नहीं मिले, तो माइनस 60,000 करना पड़ेगा। 60,000 पे हमें बाकी के 5 रुपये नहीं मिले, इसलिए मैंने 60,000 को माइनस कर दिया। अब सीधी सी बात है 5 रुपये पेड अप है, मतलब कि 50% तो इसका करना ही होगा। 5 रुपये तो ऑलरेडी पेड अप है ना, तो 50% यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी करेंगे। पेड अप है वो तो करना ही पड़ेगा इंटू 50%। और इंटू कितने मंथ चलेगा, तो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में सितंबर को यहाँ पे हमने मंगवाया, तो सितंबर से मार्च तक। तो सितंबर से मार्च मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब कि 7 मंथ हो रहे हैं। तो 7 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे आंसर निकालिए 6 लाख माइनस 60,000 इंटू 50% और इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो ये आंसर आ रहा है 1,57,500 शेयर्स, ठीक है। तो इसका टोटल निकालिए ज़रा, टोटल कितना आ रहा है 3 लाख प्लस ये चीज़, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं 4,57,500। क्या ये चीज़ क्लियर सभी को? ये आपके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, इसे डिवाइड कर देना है, काम ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस चीज़ में कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा सेम क्वेश्चन देखा था जहाँ पे 60,000 यहाँ पे आपको जो है कहा है कि डिफ़ॉल्ट कर दिया, और ऐसा हमने इलस्ट्रेशन देखा जहाँ पे बाई बैक कर दिया, ऐसा वर्ड था, ठीक है।
चीज़ें एक ही होती है। बाई बैक कर दिया तभी हम लेस ही करते हैं हम जो नंबर ऑफ शेयर्स है, और अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तभी हम माइनस करते हैं, क्योंकि इसके बदले पैसे नहीं मिले। ठीक है, पैसे मंगवाए थे लेकिन मिले नहीं। तो यहाँ पे आपके कितने शेयर्स आ गए? 457,500। तो यहाँ पे अगर EPS निकाले तो EPS आएगा 21,96,000 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.8। ठीक है, रुपीज़। ये EPS आ गया। तो देख लेते हैं एक बार, EPS इतना ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये पेज क्यों खाली रह गया? इस पे कुछ आया ही नहीं। चलिए ठीक है, वो देख लूँगा मैं। यहाँ पे आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। हाँ जी, 4.80 हमारा आंसर आ रहा है, वही आया था ना 4.8। हाँ, तो ये मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन था, आप देख लीजिए इसे। ठीक है, सिंपल सा है। मैं ये PDF आपके जो है टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले ही आपके पास होनी चाहिए PDF। ठीक है जी, चलिए।